भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो यहाँ के नौजवान लोगों के लिए नाकाबंदी कर रही है। सुनील शर्मा जी जब नाकाम हो गए यहाँ के नौजवानों को एडजस्ट करने के, किश्तवाड़ के अंदर जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें सिर्फ कोर्ट केस चले। नो मोशन कॉन्फिडेंस आज उस पे हुआ, कल इस पे पहले चेयरमैन फिर वाइस चेयरमैन के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता है कि किश्तवाड़ के अंदर अगर इसी तरीके से आप कोर्ट केस लड़ते जाएंगे तो इस बीच जो है लोगों का नुकसान हो सकता है, यहाँ की आवाम के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी फास्ट न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। नाज़रीन, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आए दिन नए नए इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी हुआ कंपनीज़ को लेके, और उसके बाद डिलिमिटेशन का इशू आया। उसके बाद कुछ टाउन के अंदर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बहरहाल इन्हीं सारे इश्यूज़ के ऊपर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काउंसलर म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ और नौजवान सीनियर कांग्रेस लीडर फिरदौस मिंगनो साहब। इनसे कुछ सवालात हम करेंगे, इनसे ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो हाल ही में डिलिमिटेशन की गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया, डीसी साहब किश्तवाड़ के पास गए और प्रोटेस्ट किया, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? सबसे पहले आपका खैर मकदम है फिरदौस साहब। फिरदौस साहब, क्या कहना रहेगा आपका जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना जो है प्रोटेस्ट किया डिलिमिटेशन को लेके, तो क्या आपको लगता है जो डिलिमिटेशन हुई कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? ये सही है या गलत है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो डीलिमिटेशन जो पूरे मुल्क में होने वाला है वो 2024 में होने वाला है गालबन। तो लेकिन 5 अगस्त साल 2019 का जो वाक़ा, जो काला दिन यहाँ पे उस समय एक वाक़ा पेश आया जब हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और स्टेटहुड को हमसे छीन के हमें यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। अगर वो वाक़ा, वो हादसा हमारे साथ नहीं हुआ होता तो ये डीलिमिटेशन शायद इस वक्त हमें देखने को नहीं मिलता। ये अपने मुकर्रर टाइम पे जब पूरे देश के अंदर डीलिमिटेशन होगा, देश के असेंबली की और लोकसभा की सीटें बढ़ती, देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होता, अपने मुकर्रर टाइम पे होता। लेकिन चूँकि बदकिस्मती ये रही, 5 अगस्त के दिन हमारी स्पेशल स्टेटस के दर्जे को हमसे छीना गया, रियासत को यूनियन टेरिटरी में डिग्रेड किया गया और साथ साथ डीलिमिटेशन भी उस समय हुआ। तो डीलिमिटेशन जब कमीशन यहाँ पे आया था, कांग्रेस का एक डेपुटेशन जिसमें मैं भी था और हमारे सीनियर लीडर्स थे, वहाँ पे मिला। हम जब उनके साथ रूबरू हुए थे, हम मिले, लिखत में हमने उनको वाज़े अल्फाजों में ये कहा था डीलिमिटेशन कमीशन एक अनबायस्ड कमीशन होना चाहिए। ये किसी को फेवर करने के लिए, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए काम नहीं इसमें किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक हसास स्टेट है, यहाँ बहुत कम लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कमीशन एक पॉलिटिकल कमीशन के तौर पे काम करेगा और जो जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं वो और ज़्यादा हमसे दूर हो जाए। हमने ये खदशा जाहिर किया था, लेकिन हम उसके बावजूद भी कमीशन के पास गए। अपने इस इलाके की, जम्मू कश्मीर की, चिनाब खित्ते की, बिलखसूस किश्तवाड़ की टोपोग्राफी, जोग्राफिकल कंडीशंस को, यहाँ की लैंग्वेज, रीजन, पूरे इलाके से उनको रूबरू किया था। और हमें लग तो ये रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ होगा। लोगों की पसमानदगी को देख के, लोगों के रहन सहन को देख के, लोगों की जोग्राफिकल दूरियों को देख के, मुश्किलात को देख के ये कमीशन अपना काम करेगा। लेकिन जबकि रिपोर्ट अभी डीलिमिटेशन कमीशन जो एक फॉर्मर जज साहिबा है उसकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऑफिशियली उन्होंने ये कमीशन को टेबल अभी इस रिपोर्ट नहीं की है। जो ये कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, ये एसोसिएट मेंबर्स जो थे, जो जम्मू कश्मीर के 5 एमपीज़ हैं, 3 कश्मीर के और 2 जम्मू के, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 2 भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा ये आप ये कह सकते हो लीक रिपोर्ट हुई है। तो डीलिमिटेशन कमीशन की जो असल रिपोर्ट है, जब कमीशन खुद फ्रंट पे आके अपनी बयानबाजी करेगा या रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने लाएगा, उस वक्त का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जहां अगर इसी रिपोर्ट को असल रिपोर्ट हम मान के चले, ये तो पूरा एक बायस्ड रिपोर्ट है। बीजेपी और बीजेपी के लोगों से पूछ के, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, यहाँ की आबादी को देख के, यहाँ एक रिलीजियस बैकग्राउंड को देख के कहाँ से कट किया है, कहाँ से एडिशन किया है, ये कोई नॉर्म्स इसमें हमें वो जाहिर नहीं आते हैं। और हाल ही में
अभी अभी शायद मैं कल एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, जो अपने एक साथी जो बीजेपी के ही विधायक रहे हैं उनसे जब गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको इसी चुनाव खिते के बारे में कह रहे हैं कि असर वाले क्यों शोर मचा रहे हैं, इनको मैंने, ये बात नोट आप कर दीजिएगा, इनको मैंने, असर वालों को मैंने अब डोडा के साथ जोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष रविंदर रैना जी के पास डीलिमिटेशन कमीशन का कौन सा मैंडेट था कि वो ये कहता है कि असर के लोगों को मैंने डोडा के साथ जोड़ा है। ये जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है, ये ऋषि मुनियों का इलाका है, ये पीर फकीरों की धरती है। यहाँ झूठ को कितना आप सामने पेश करने की कोशिश करोगे, लेकिन सच सामने आएगा, और यही सच बहुत जल्दी रविंदर रैना का खुद उसकी ज़ुबानी लोगों के सामने आया। यानी मैं आपको रोकूंगा, यानी अब ये लोग ये सवाल करते हैं और कांग्रेस इस कमीशन को के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है, क्या ये डीलिमिटेशन कमीशन लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए सीटें बढ़ाने का कमीशन था, या ये रविंदर रैना जी के तोड़ फोड़ के किसको एडिशन करना है किसको डिलीशन करना है, क्या ये रविंदर रैना कमीशन था? तो इस कमीशन के जजेस, ये जो साबका जज है जो इसकी चेयरपर्सन है, उसको सामने आना चाहिए। जो आरोप अब हम लगा रहे हैं लोगों के बीच में, ये जो खदशा आया है, इसको क्लियर करना चाहिए। इस डिलिमिटेशन से आप सहमत नहीं है, इससे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सहमत नहीं है। अब कांग्रेस का भी ये मानना है कि ये डिलिमिटेशन जो है, ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है ये सही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, कांग्रेस भी ऑब्जेक्शन उठा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑब्जेक्शन उठा रही है कि गलत तरीके से जो है डिलिमिटेशन रिपोर्ट बनाई गई है, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की गई है, तो आपके ऑब्जेक्शन उठाने से आने वाले काल में क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन अच्छे से हो सकती है? देखिए, डीलिमिटेशन अगर ट्रांसपेरेंट मैनर में होता, बगैर किसी जमात को पॉलिटिकली बेनिफिट देने का होता, तो सभी लोग, कांग्रेस समेत सभी लोग और सभी अपोजिशन के पार्टीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर में, वो इसको खुशाइन कहते, इसको एक्सेप्ट करते। लेकिन आज आप देखिए, मुख्य जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर रही है। इंतज़ार में है कि कब कमीशन खुद से रिपोर्ट सामने लाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर विरोध अपना रिकॉर्ड करवाया है, पीडीपी इस कमीशन के ख़िलाफ़ है, और जम्मू की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे चौधरी लाल सिंह जम्मू स्वाभिमान संगठन है, पैंथर्स पार्टी है, अल्ताफ़ साहब बुखारी की पार्टी है, अपनी पार्टी, और कौन सी पार्टी है बीजेपी को छोड़ के जो इस कमीशन को बेहतर बनाता है? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बीजेपी से कहीं ना कहीं नज़दीकी रखती है, वो भी इस डीलिमिटेशन प्रोसेस से सहमत नहीं है। ये डीलिमिटेशन कम मिशन 45 जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ एक नाकाम कोशिश डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से हो रही है। लेकिन ये लोग सिया और सफ़ेद में फ़र्क जानते हैं, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना जानते हैं। ये कमीशन कितना भी बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए काम करेगा, लेकिन जनता जनार्दन जो है डेमोक्रेसी के अंदर, उसी के मतलब उंगली के बटन से यहाँ पे सरकारें बनेगी। कोई बेनिफिट अगर भारतीय जनता पार्टी वक्ती तौर इस कमीशन के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ एट द एंड ऑफ द डे इनको मुँह की खानी पड़ेगी। जम्मू में भी खानी पड़ेगी, खिता चिनाब में भी खानी पड़ेगी, पीर पंजाल में भी, कठुआ में भी, कश्मीर के अंदर भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। चलिए, ये तो थी डिलिमिटेशन को लेके बात, जो आपने साफ जाहिर किया कि ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है कुछ मेंबर्स के थ्रू जो है लीक हुई है, ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है और ना ही आप इस रिपोर्ट से सहमत है। अगला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि हाल ही में पूजा ठाकुर जो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा जी हैं, उन्होंने एक एहतजाज किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी शुरुआत जो है उस एहतजाज की डंगडोरों से की, उसके बाद जो है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके अपने ऑफिस के सामने धरना लगाया। तो उसमें तकरीबन सारी पार्टी जो है उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और तकरीबन सारे सोशल एक्टिविस्ट जो ज़िला किश्तवाड़ के हैं, उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट दी उस एहतजाज को लेके, क्योंकि वो यूथ को लेके बात थी। लेकिन आप कहीं वहाँ पे नहीं दिखे, कैमरे के सामने कहीं दिखे नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले पावर प्रोजेक्टों में लोगों को रोज़गार मिले, ये आज की आवाज़ नहीं है। जब लोगों ने सुना कि खिताए चिनाब और ख़ास करके ज़िला किश्तवाड़ के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी और लोगों में खुद से भी ये सोच पैदा हो रही है कि कम से कम इन पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू मेरे रोज़गार का बंदोबस्त हो सकता है। जहाँ तक सवाल डीडीसी साहिबा का है, इन्होंने पहले अपनी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी डंगडुरू के अंदर, जहाँ पे
लैंड लूजर्स के कुछ एतराज़ात थे या रोज़गार को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो एक 5-7 दिनों का उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, वो धरने पे बैठी। फिर उन्होंने अपने धरने को शिफ्ट किश्तवाड़ हेडक्वार्टर पे किया। और यहाँ पे भी आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों का उनको सपोर्ट मिला, सोशल एक्टिविस्ट का सपोर्ट मिला, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनकी विचारधारा से जोड़ नहीं खाते हैं, वो भी यहाँ पे बैठी। एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी कि पहली मर्तबा हमारे किश्तवाड़ का नौजवान अपनी पॉलिटिकल उस विचारधारा को कम से कम लम्हे भर के लिए एक तरफ रख के किश्तवाड़ के किसी कॉज के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक मंच पे आए। तो उस लिहाज से मैं सोचता हूँ एक नई सोच, एक नई रिवायत यहाँ के नौजवानों ने डाली। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब मैं सोच रहा था कि हम भी उसको ज्वाइन करेंगे और मुझे भी बहुत सारे लोगों के दावतनामे आ रहे थे, मैंने जो डीडीसी साहिबा हमारी बहन पूजा ठाकुर जी है, मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना कि मुझे बीजेपी की तरफ से भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जब उन्होंने ये जुमला कहा मुझे बीजेपी की तरफ से भी इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो हमारे कदम कहीं ना कहीं रुके इसलिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करिए, तो फिर आप लड़ किससे रही है, ये मेरे मन में एक सवाल था। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो यहाँ के नौजवान लोगों के लिए नाकाबंदी कर रही है, वहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स में उनको रोज़गार न मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी, इनकी लीडरशिप, साबका एमएलए मिस्टर सुनील कुमार शर्मा सिंसियर होते यहाँ के नौजवानों के प्रति, उनको रोज़गार देने के प्रति, तो आज ना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत होती, ना ही ये मुद्दा उठता। भारतीय जनता पार्टी, सुनील शर्मा जी जब नाकाम हो गए यहाँ के नौजवानों को एडजस्ट करने के लिए, 15,000 लोगों को, नौजवान यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट देने का वादा था, स्किलफुल लोगों को काम देने का वादा था। जब वो वादा पूरा नहीं हुआ, आपको सीधे सीधे उनको सवाल करना चाहिए था कि भाई आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, आप बजाय उनसे सवाल करने में उन्हीं को सपोर्ट मांग रहे हो कि हमारे धरना में आप बैठिए, प्रोटेस्ट करिए। तो मुझे लगता है ये मेरी सोच से थोड़ा कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता था। इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बीरर काम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के ऑफिस बीरर हैं, 70 से 80% आज उनके यहाँ ठेके मिल रहे हैं उनको। 70 से 80% बल्कि 100% भारतीय जनता पार्टी के टेलीफोन्स कॉल पे, उनकी चिट्ठियों के ऊपर वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। और ज़िला इंतज़ामिया के पास जब हम 8 महीने या 1 साल पहले हमने यही सवाल मीटिंग में उठाया था, उन्होंने कहा था कोई कौशल ऐप है, उसके थ्रू हम लोगों को रिक्रूटमेंट करेंगे। और वो कौशल ऐप भी कोई रिक्रूटमेंट में कोई साजगार साबित नहीं हुआ। हमें ये देखना चाहिए और पावर प्रोजेक्ट्स कंपनीज़ को ये वजाहत के साथ लोगों के सामने आना चाहिए कि हमारे आउटगोइंग जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, चाहे तारा जी थे या अंग्रेज़ सिंह राणा साहब थे, उनकी चिट्ठियों से, उनके टेलीफोन कॉल से कितने लोग लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टेलीफोन से, जो उनके दफ्तर से टेलीफोन्स जाता है, उनको वहाँ से कितने लोग लगे। जब टेलीफोन से, चिट्ठियों से आप पावर प्रोजेक्ट्स में भर्तियाँ करोगे तो वो भर्तियाँ मेरिट पे नहीं होगी, वो बायस्ड होगी, अनबायस्ड नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी को ही हम नौजवान ज़िम्मेदार समझते हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुकामी लोगों को, लैंड लूजर्स को बेनिफिट इन पावर प्रोजेक्ट्स में अभी तक नहीं। तो साहब, हमारा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के अंदर जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें, सिर्फ कोर्ट केस चले। नो मोशन कॉन्फिडेंस आज उस पे हुआ, कल इस पे पहले चेयरमैन फिर वाइस चेयरमैन के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता है कि किश्तवाड़ के अंदर अगर इसी तरीके से आप कोर्ट केस लड़ते जाएंगे तो इस बीच जो है लोगों का नुकसान हो सकता है, यहाँ की आवाम के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। आप केस लड़ते रहेंगे या फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे? एज ए काउंसलर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मजबूत कमेटी हो, मजबूत कमेटी का अध्यक्ष हो, उसके साथ पूरी टीम हो, तो उसका असर डेवलपमेंटल वर्क्स पे हमें दिखाई देता है। डेवलपमेंटल वर्क्स जहाँ 6 महीने में कंप्लीट होने वाले होते हैं, वो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट होते हैं। और अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे, उनके ऊपर भी सही तरीके से काम लिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको मालूम होगा कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे। शायद कांग्रेस और बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जिन्होंने पार्टी सिंबल्स पे इलेक्शंस लड़े थे। बाकी यहाँ पे पार्टी विदाउट पार्टी सिंबल इलेक्शंस हुए थे। तो उसके बावजूद जब हमने इलेक्शन लड़ा था, हमने कॉन्टेस्ट किया था और मैं भी वाइस प्रेसिडेंट उसमें
फर्स्ट हाफ में चुना गया था। तो 9 वोट से हम मैं और मेरे एक साथी थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की शिकायतें थी, कुछ खदशात थे, कुछ एतराज़ हमारे मेंबर्स के एक दूसरे के ऊपर थे, तो एक नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो उसको रिव्यू पिटीशन कहीं कोर्ट में हुई है, तो वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण वो इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और हम इस चैनल की वसादत से और आपके थ्रू यही कहेंगे कि वो प्रोसेस भी जल्दी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक मजबूत चेयरपर्सन होना चाहिए जो म्यूनसिपल कमेटी के अफेयर्स को देखे। हम तो यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, कानूनी प्रोसेस होता है। जब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है तो फिर आपको फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे मजबूत चेयरपर्सन आए, चेयरमैन जो भी है, प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू आए और लोगों के जो कामकाज है कहीं ना कहीं जो सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं उसमें तेज़ी आए। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे बनाई गई। अब आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप अपनी इच्छा रखते हैं? जिस तरीके से आप आए दिन आप अपने सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि आप अच्छे काम तो करते ही रहते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम हमेशा पार्टी का दामन थामे हुए हैं। हमें फ़ख्र इसी में होता है कि हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। तो वर्कर ही एक पार्टी का असासा होता है और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। कांग्रेस जैसी एक सेकुलर जमात जो वाइब्रेंट जमात है, सभी लोगों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। जितनी ज़ुबानें इस देश में बोली जाती है उन ज़ुबानों का सम्मान और मान रखने वाली पार्टी है। हम इस पार्टी के वर्कर हैं, हम वर्कर की तरह ही काम करते रहेंगे। और पार्टी जब हमें कभी कोई मौका समझती है तो एक वर्कर एक सिपाही की तरह होता है, वो हमेशा हर जंग को लड़ने के लिए, हर मोर्चे पे काम करने के लिए तैयार होता है। फिर साहब, कांग्रेस के अंदर ग्रुपिज्म चल रहा है। आपकी बात करूं तो आप भी कांग्रेस की तारीफ़ कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तारीफ़ कर रही हैं। जो दूसरा ग्रुप है किश्तवाड़ के अंदर कांग्रेस का, वो भी कांग्रेस की तारीफ़ कर रही है, अपनी पार्टी की तारीफ़ कर रही है। तो अगर तारीफ़ ही पार्टी की हो रही है तो ये ग्रुपिज्म क्यों? इस तरीके से आप ये 2 ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं? एक जो मीर साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। ये आप में ये सब क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ बताऊंगा। मैं ऑफिस बीरर हूँ कांग्रेस का। मेरे हिसाब से कोई ग्रुप नहीं है। हम सभी जिनको आप ग्रुप मानते हैं, हम सब का लीडर सोनिया गांधी है, हम सब का लीडर राहुल गांधी है। तो राहुल जी और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शक के नीचे हम काम करते हैं और कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। आप आज़ाद साहब को कुछ मानते हैं, मीर साहब को कुछ मानते हैं? आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक नेशनल लीडर हैं। उनको मतलब उनका पॉलिटिकल कैरियर 40, 42, 45 साल से ज़्यादा उन्होंने लोगों की सेवा की है, देश की सेवा की है। तो हम तो उनका मान सम्मान करते हैं। तो मीर साहब हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने स्टेट का काम उस वक्त संभाला है जब 370 यहाँ से मतलब हमसे छीना गया, हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। जब जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर के अंदर अपना मीटिंग नहीं कर पाता था, उस मिलिटेंसी के इरा में, इस 370 ख़त्म होने के इरा में, उस इरा में जब हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, इस पार्टी को संभाले रखना, पार्टी के ढांचे को मजबूती से पकड़े रखना और पार्टी के वर्कर में एक जोश और जज्बा मेंटेन कराने में मैं कहता हूं अद्भुत और बहुत ही ज़बरदस्त काम गुलाम अहमद मीर साहब ने किया है। और उनकी ये दूरदर्शिता है कि इन्होंने इस मुश्किल हालात में पार्टी को एक मुश्किल वक्त में कंट्रोल करके रखा हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे फिरदौस मिंगनू साहब। आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन को लेकर हमारी बात हुई, म्यूनसिपल कौंसिल को लेकर हमारी बात हुई, एहतजाज को लेकर हमारी बात हुई।